जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9th मैथ के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे शायद आपकी कुछ हेल्प हो सके। 9th क्लास मैथ के ये पहला सैम्पल पेपर होगा। इसके बाद एक दो सैम्पल पेपर मैं और अपलोड करूँगा ताकि आपकी कुछ प्रिपरेशन इस वीडियो के माध्यम से हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। ये सैम्पल पेपर है क्लास 9th मैथ्स का, जो कि 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और 80 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 की बात करें तो द साइन ऑफ अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट 2। तो अब्सिसा हम एक्स को कहते हैं, ऑर्डिनेट वाई को कहते हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेट में दोनों के साइन क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो परपेंडिकुलर लाइन, जो दो लाइंस हैं, जब भी वो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो 4 कोऑर्डिनेट बनते हैं। कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3 और कोऑर्डिनेट नंबर 4। और ये कैसे चलना होता है? एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। यहाँ आपको सभी को पता है कि x प्लस में होता है, x माइनस में होता है, y प्लस और माइनस y। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो x की वैल्यू होगी माइनस में और y की वैल्यू होगी प्लस में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, हो गया क्लियर? चलिए, क्योंकि अब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन इन्होंने पूछे थे, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में पूछे थे, तो हाँ सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स हैं। द ऑल्टीट्यूड टू द लार्जेस्ट साइड इज। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेना है हीरोस फार्मूला से। एस निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, जो कि 11 प्लस 15 प्लस 16 होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जब मैंने इनको प्लस किया तो ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 21 सेंटीमीटर। हीरोस फार्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 20, 21 माइनस ए हमारा 11 है, 21 माइनस 15, 21 माइनस 16। ठीक है, तो 21, 10, 6 और 5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 30√7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा एरिया आया है, पर इन्होंने क्या बात की है? ऑल्टीट्यूड टू द लार्जेस्ट साइड। तो आपको क्या निकालना होगा? एरिया का फार्मूला एक और निकालना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, जो कि 30√7 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर लार्जेस्ट साइड हमारी 16 सेंटीमीटर है, तो उसी को हमने क्या ले लेना है? बेस ले लेना है। ठीक है, और वहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी? हाइट। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 30√3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 16, ये 8 हो जाएगा। जब इसको फर्दर कट करेंगे 4, 15, 15√3/4। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होने वाला है, ठीक, 15√7 है, सॉरी 3 मैंने गलती से लिख दिया, 7 है, तो 15√7/4 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं तो आप इसको ज़रूर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? इफ़ अ स्ट्रेट लाइन ए पी क्यू बी, ये जो फिगर आपके सामने दिख रही है ए पी क्यू बी, ड्रॉन टू कट 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, देन इनमें से कौन सी चीज़ इक्वल होगी? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कि जो ए पी है वो बी क्यू के इक्वल होगी। इसको हम चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड के ऊपर, तो ये कोड को बाइसेक्ट करता है और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो जिसके थ्रू अब जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। ठीक है, इन द फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये जो फिगर आपके सामने है, इसके अंदर ए बी सी डी क्या है? एक रेक्टेंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल आपको गिवन है, रेक्टेंगल गिवन है, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट हम इसके अंदर लगा सकते हैं। और हमें एक चीज़ और पता है कि जो डायगोनल होता है रेक्टेंगल का, ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जब भी हम रेक्टेंगल का डायगोनल बनाते हैं तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाती हैं, और ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? जो ओ ए है, ठीक है, जब मैं ट्रायंगल ए ओ बी की बात करूँगा तो ओ ए ओ बी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
और एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल 35 डिग्री हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग गई। आपको पता है कि ये पूरा रेक्टेंगल का 90 डिग्री एंगल होता है, तो 90 में से मैं 35 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैं 90 से 35 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 55 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 55 डिग्री। सिंपल सा क्लियर सिंपल रास्ता है। अब ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के हमारे पास दो एंगल पता लग गए 35 तो ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 110 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। यहाँ से हमारा 110 आ जाएगा और y भी किसके इक्वल आ जाएगा 110 के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। तो x की वैल्यू 55 और y की वैल्यू 110, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात अगर हम करें, ठीक है, ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। जब भी 7 की पावर 1/2 है, इसका मतलब है √7 है। 8 की पावर 1/2 मतलब √8 है। तो जब भी हमने एक्सपोनेंट पावर में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है वो ए बी होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये √56 हो जाएगा और 56 का जब मैं रूट हटाऊंगा तो 56 1/2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो मैं बहुत डीप नहीं जा रहा, बहुत लेंथी नहीं लेके जा रहा MCQ को, क्योंकि आगे पूरा पेपर अभी हमने सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD BM एंड DN आर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है AC पर दोनों, सच डैट BM इज इक्वल टू DN। ये जो DN है ये BM के इक्वल है। देन BD इज, तो BD कितना होगा। ठीक है, तो हमें BD की वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। हम क्या लेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, DNR ले लेंगे एक, ठीक है, ताकि जिसमें BD पूरा आ जाए। ये जो BD की लेंथ है ना, आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये हमें BD निकालना है, तो ये दो ट्रायंगल्स अगर हम ले लेते हैं तो हमारी BD की लेंथ निकल जाएगी। तो मैंने दो ट्रायंगल ले ली, ट्रायंगल DNR और ट्रायंगल BMR, दोनों ट्रायंगल हमने ले ली। ठीक है, हमें पता है कि N और M 90 डिग्री है, तो एंगल N इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल NRD इज इक्वल टू MRB। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसको मैं 1 और 2 करके भी कर सकता हूँ, तो आप इसकी जगह 1 और 2 भी लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और BM और DN आपको इक्वल गिवन है। ठीक है, तो ट्रायंगल मेरी दोनों क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। और ये दोनों जब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, ठीक है, तो जो मेरा BR है वो DR के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें BR की वैल्यू गिवन है 8, तो टोटल BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, BR प्लस DR, यानी कि 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, जो कि मेरी हो गई 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद, ठीक है, जब मैंने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो बाई CP/CT RD और BR इक्वल होंगे, तो मैंने उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इसका सोल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द y इज इक्वल टू 3x माइनस 4। ठीक है, कौन सा पॉइंट है जो इस पर लाई करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। देखिए यहाँ पर 2 और 2 है, इसका मतलब क्या है कि ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन को लेता हूँ तो y की जगह पर 2 आना चाहिए जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ। ठीक है, तो 6 माइनस 4 कितना आ गया, 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये इस पूरी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 के अकॉर्डिंग क्या है एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल क्या होता है, जिसकी पावर 2 हो, ठीक है, जिसकी डिग्री 2 हो, ठीक है, या जिसमें दो टर्म्स यूज़ होती हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक सोच के बैठा था, तो बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स बी वाले ऑप्शन में यूज़ हो रही हैं, इसीलिए बाइनोमियल का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। P/Q की फॉर्म में लिखना है P/Q की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन हर बार पेपर में आता ही आता है, चाहे वो ऐसे आए या पूरा सॉल्व करने आए। तो जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा 3/9। ठीक है, जब 3/9 को आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10,
ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रखा है, इसका मतलब इसी की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगने वाली है। इन विच एंगल ADC इज इक्वल टू 85 डिग्री ऑलरेडी की लिखा है, एंड साइड AB इज प्रोड्यूस टू पॉइंट E। ठीक है, जो साइड AB है उसको E तक प्रोड्यूस किया गया है एज शॉन इन द फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, तो हमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि ये जो एंगल 1 है और जो 2 है, ठीक है, इन दोनों का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो 185 डिग्री है, 2 हमारे पास आ गया 180 माइनस 85 जो कि होता है 95 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 95 डिग्री। क्लियर। और अगर हम इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दें, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म करता है जो x इज इक्वल टू एक्स वाई होगा यानी कि दोनों ही 95 डिग्री हो जाएंगे। पर हमसे पूछा कि एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो 95 प्लस 95 कितना हो जाएगा 190 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अगर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम आपको क्वेश्चन में दिया है तो आपको तुरंत समझ जाना है कि उस क्वेश्चन के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर लग रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए, ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, पर इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, ये रूट 48 है, आपने क्या करना है, अगर आपको अच्छे तरीके से नहीं आता तो आपने सभी का प्राइम फैक्टरेशन कर लेना है, जो कि सबसे ईजी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 2 के 2 पेयर बन गए, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, √3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से हम करेंगे तो ये 4√2 हो जाएगा, क्योंकि 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली √27 होता है 3√3, और ये हो जाएगा 3√2। ठीक है, तो जब इतना आ गया, यहाँ से ऊपर से 4 कॉमन आ जाएगा, √3 + 2, नीचे से 3 कॉमन आ जाएगा, √3 + 2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे कॉमन लेना है। एक 48 वाला मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। 48 की जगह √2 × 2 × 2 × 2 3 आया। जिनके पेयर बने, पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, इधर से एक नंबर बाहर आ गया, बचा क्या √3, तो 4√3। ऐसे ही आपने बाकियों के निकाल लेने, वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 12। The taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the rate fare is 8 rupees. पहले किलोमीटर के लिए ₹8 है, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5, मतलब आगे जितने भी पर किलोमीटर के 5 रुपीज़ हैं। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड x, मतलब x डिस्टेंस तक हम गए हैं उस ऑटो को लेकर या टैक्सी को लेकर। टोटल फेयर एज y, राइट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जब टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर x है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्यों, टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर क्या है, ₹8 है, टोटल डिस्टेंस क्या है 8 है, और टोटल फेयर कितना है y है। ठीक है, सिंस द फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर इज ₹8 है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x - 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं कि फेयर फॉर x - 1 किलोमीटर, आप सिंपल सा तरीका देख लीजिए, है ना, कि अगर मुझे टोटल फेयर मेरा कितना बना होगा, है ना, टोटल फेयर मेरा बना होगा 5, टोटल डिस्टेंस x था, पर मैंने एक माइनस कर दिया। क्यों, क्योंकि उस एक का मैं 8 रुपये ऑलरेडी चार्ज कर रहा हूँ, जो कि फिक्स है। ठीक है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैंने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 15 किलोमीटर में 1 किलोमीटर का तो मेरा चार्ज ऑलरेडी फिक्स है ₹8, जो कि ये लिखा है। बचे कितने 14, ठीक है, और टोटल फेयर क्या है, डिस्टेंस क्या है 14, मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, और बाकी 14 के कितने लग रहे हैं ×5, तो यही चीज़ इधर लिखी है मैंने। ठीक है, कि टोटल में से मैंने एक डिस्टेंस 1 किलोमीटर माइनस कर दिया, क्योंकि उसका ऑलरेडी 8 रुपीज़ फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 13।
In the given figure, AB is the mirror, PQ is the incident ray, and QR is the reflected ray. If angle PQR is equal to 108 degree, then angle AQP हमें ये बताना है। ठीक है, हमें ये पता है कि एंगल जो AQP है, ठीक है, वो एंगल BQR के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हमने क्या ले लिया, x ले लिया। ठीक है, अब ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, मैं इस एंगल के नाम दे देता हूँ 1 2 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, लीनियर पेयर लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल 1 भी x है और 3 भी x है। 2 हमें पता है 108 डिग्री है और 3x है, तो 2x प्लस 108 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 108, 2x इज इक्वल टू 72 और x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो एंगल 1 और 3 इक्वल क्यों थे, जो मैंने ये लिखा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपने इस कंसेप्ट को लिखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, शेयर आप कर सकते हैं, पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ दिस। तो आपने क्या करना है, इसका सिंपल सी चीज़ है, आपने कुछ नहीं करना है, इसका जो साइन है वो नेगेटिव वाला लेकर कर देना है। क्योंकि आपको याद होगा जब भी √3 प्लस √5 होता है तो रैशनलाइजिंग के लिए हम क्या लेते हैं, ऑपोजिट साइन वाला लेते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपने डायरेक्टली पुट कर देना है आंसर, आपको ज़्यादा नहीं सोचना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विच एंगल ओ ए बी इक्वल टू 20 डिग्री। ठीक है, एंड ओ सी बी इक्वल टू 50 डिग्री, देन ए ओ सी। हमें ये वाला एंगल बताना है कि ए ओ सी है ना, इस एंगल को हमें बताना है। तो हमें पता है कि एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ओ ए बी ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी, अगर मैं ओ ए बी की बात करूं, ठीक है, तो तीनों एंगल्स का सम, अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल आते हैं। तो हमारा यहाँ से एंगल ए ओ बी आ जाएगा, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, एंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा, 180 माइनस 40। ठीक है, तो ए ओ बी मेरा आ गया 140 डिग्री। क्लियर, ये 20 डिग्री आपको बता दिया मैंने, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल साइड के हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूं, ओबीसी ट्रायंगल में देखूं, ठीक है, अगर मैं ओ सी बी ट्रायंगल में देखूं, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मेरा तीसरा एंगल आ जाएगा ये वाला। ठीक है, फिर वही ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, अगर ये 50-50 तो ये वाला 80 आ जाएगा, लेकिन ये मेरा पूरा एंगल ए ओ बी कितना आया था, 140, तो ए ओ सी कितना बचा मेरा, 140 माइनस 80, यानी कि 60 डिग्री आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। दोनों ट्रायंगल लिए, दोनों में आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई। ठीक है, एक बार मैंने ये पूरा एंगल निकाल लिया, ठीक है, फिर मैंने ये वाला निकाल के पूरे में से माइनस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, इफ P इज इक्वल टू दिस, Q इज इक्वल टू देन अब्सिसा ऑफ P माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ Q। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। अब्सिसा ऑफ P मतलब x की वैल्यू मतलब 3 है, ऑर्डिनेट ऑफ Q -4 है। ठीक है, तो एक फार्मूले में माइनस है और एक वैल्यू में, तो 3 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 + 4 क्या आ गया 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द ग्राफ ऑफ x + y इज इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एट, किस पर इंटरसेक्ट कर सकता है, तो जो 17 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 0 6 पर भी और 6 0 पर भी, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 और y की 6 लूँ तब भी 6 आएगा आंसर, और अगर मैं उल्टा करूँ तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। 18 की बात करते हैं, 18 क्या कहता है, इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू x³ - x² + x + 1 देन द वैल्यू ऑफ p - 1 + p1। पहले मैं x की जगह -1 पुट करूँगा सब जगह। ठीक है, आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, x
जब x की जगह 1 पुट कर रहा हूँ तो x जितने भी हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देनी है आपने। x की जगह -1, ये -1 आएगा, ये माइनस का स्क्वायर +1 होता तो -1 +1, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -2। ठीक है, अब एक बार +1 पुट कर लेना है, 1 की क्यूब 1 का स्क्वायर 1 + 1 1 -1 +1 +1। ठीक है, तो -2 + 2 कितना हो गया, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आसान सा क्वेश्चन था। 19 की बात करते हैं बहुत। ठीक है, टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर। ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, आपको पता है एज पर प्रॉपर्टी। द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल इज 37 डिग्री। एक एंगल का मेजरमेंट क्या है, 37 डिग्री है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो आप किसके साथ जाएंगे कि ऑप्शन ए के साथ। एडजेशन एंड रीजनिंग दोनों ट्रू हैं, और जो रीजनिंग है वो ए का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपने चले जाना है कि दोनों सही हैं, और जो रीज़न है वो एडजेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 20 की बात करते हैं। रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन टू रेशनल नंबर ए एंड बी इज a + b/2। ठीक है, ये सही है, हम ऐसे ही निकालते। रीज़न क्या है, देयर इज़ वन रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर, ये गलत है। हम इनफाइनाइट मैनी रेशनल नंबर निकाल सकते हैं किन्हीं भी दो रेशनल नंबर के बीच में। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर एडजेशन ट्रू है बट रीज़न क्या है, फॉल्स है। तो ये हो गए हमारे 20 MCQ। मैंने कोशिश की है कि आपको मैं सभी एक्सप्लेन करूं, बट बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं लेके गया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन अ सिंपल एंड प्रिसाइज मैनर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। जो जो हो सकता है सॉल्व करना उसको हम जरूर करेंगे। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स विच आर टेकन एज एक्सियम्स। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये फॉल्स है। ठीक है, हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब दो लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये पहले वाला फॉल्स हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हम लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा। ये ट्रू है एक्सियम का। क्लियर, हमें यही बताना था। इज दिस सिस्टम एक्सियम कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। हमने ऑलरेडी जस्टिफाई कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड इज एन एक्सियम, देयरफॉर गिवन सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कब होता है, जब दोनों ट्रू हो जाते हैं। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट है ए और बी, सी इसके बीच में लाई करता है, जहाँ पर आपको ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है कि जो ए सी है वो बी सी के इक्वल है। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर यहाँ तक है तो यहाँ तक भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर ही है। देन प्रूव डेट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको लिखना कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चीज़ आपको दी हुई है आप यहीं से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी है। मैंने क्या किया, एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड मैंने ए सी को ऐड कर दिया। ए सी प्लस ए सी और बी सी प्लस ए सी। यहाँ से क्या हो गया, 2AC हो गया, और AC प्लस BC क्या है, पूरा AB। तो 2 को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, हाफ ऑफ AB हो जाएगा। यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, दूसरा तरीका भी है इसका, वो भी आपको बता देता हूँ। आपको जो ईजी लगे वो कर सकते हो। AB को मैं कैसे लिख सकता हूँ, AC प्लस BC लिख सकता हूँ। ठीक है, अब BC की जगह भी मैं AC ही लिख सकता हूँ क्योंकि गिवन है। ठीक है, तो 2AC आ गया, वही फाइनल चीज़ यहाँ वाली आ गई। आगे 2 को दूसरी साइड ले जाना है। तो दो मेथड है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच क्वाड्रेंट विल द पॉइंट लाई इफ। ठीक है, ऑलरेडी क्वाड्रेंट के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट है और x है, तो -4 और 3 बना सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, -5 और -3 है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। 4 और 5 दोनों पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट में। y कोऑर्डिनेट 4 एंड -4, तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिए थे कि कैसे बनते हैं पेपर के, मतलब सैम्पल पेपर जब हमने स्टार्ट किया था तभी बता दिया था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 24, सिंप्लीफाई करना है तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी क्योंकि हमें क्वेश्चन करना ही करना है तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 7/2 है, यहाँ -5/2 है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर चेंज करेंगे। जो माइनस वाला है आपको पता होगा, अगर a की पावर -m है तो मैं इसको 1 रिवर्स कर दूंगा ताकि मेरी जो पावर है वो प्लस में आ जाए। तो मैं इनको और इसकी पोजीशन चेंज करूंगा। अभी मेरा हो जाएगा 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2। 5 वाली माइनस वाली नीचे चली जाएगी। ठीक है, आसान सा तरीका है। इसकी है 7/2। सिमिलरली दूसरे वाले केस में भी करूँगा मैं। ठीक, 7 की पावर 5 ऊपर चली जाएगी 3 और 5 की 2 नीचे आ जाएगी -5/2। ठीक है, अब जब बेस सेम होता है और पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाती है। 7 की पावर 6, 5 की पावर 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी 7 की पावर 8 और 5 की पावर 5। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है कि देखो दोनों पावर्स हैं तो 7 की पावर 6 इंटू 7/2 मल्टीप्लाई कर दिया, 5 की पावर 3 इंटू 7/2। सिमिलरली यहाँ पर किया 7, 8 -5/2, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे सॉल्व करते चले जाएंगे हम इसको। 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 4 जा 8 होता है, कट गया। तो ऊपर आया 7 की पावर 21 और वहाँ आया 20, 7 की पावर -20। यहाँ आया 5 की पावर 21/2 और वहाँ आया 5 की पावर -25/2। ठीक है, अब फिर से बेस सेम हो गया तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 7 21 -20, क्योंकि ऐड करने 20 के साथ साइन माइनस का है, 21/2 -25/2। तो ये आ जाएगा 7 की पावर 1। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 7 की पावर -5/4 जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको एलसीएम लेना आता है ऑलरेडी। -2 आ गया। -7 की जब पावर माइनस में है तो इसको फिर चेंज कर देंगे, ये चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 25 7 जो हमारा होता है 175। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 175। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी ज़रूर हो सकता है। आप इसको करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 175 इसका क्या है, आंसर है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं जो कि और है। ठीक है, ये बहुत ही ईजी होने वाला है क्योंकि 8 की पावर 1/3 का मतलब है ये क्यूब रूट ऑफ 8 है। क्यूब रूट ऑफ 8 का आंसर होता है 2, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 8 का तो 3 टाइम्स 2 आते हैं हमारे, और क्यूब रूट में एक ही को हम बाहर लेते हैं तो आ गया 2। इसकी जगह हम 2 लिख सकते हैं, इसकी जगह 3 लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 27 का आंसर होता है 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 5 मैंने बता दिया आपको, 2 + 3 की पावर 3, क्योंकि ये वाला 3 अभी भी है, 1/4। ठीक है, 2 + 3 कितना होता है 5, तो 5 की पावर 3 और टोटल 1/4। ठीक है, अभी फिर से दोनों के बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 + 3 कितना होता है 4, 1/4 से 4 कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 5। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। द लार्जेस्ट पेयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब। ठीक है, एक क्यूब है, उसमें से एक लार्जेस्ट पेयर कट किया गया। ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है, इसमें से एक लार्जेस्ट सर्कल क्या कर दिया, कट कर लिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर। आसान सी चीज़ है। इस क्यूब की साइड हमें 21 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइड होगी क्यूब की, ठीक है, ये साइड है 21, तो जो इस स्पेयर का डायमीटर भी होगा वो भी 21 ही हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ स्पेयर आपको पता लग गया 21 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। 21 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया। आप इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, डेसिमल तक लेके जाने की कोशिश मत करिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, आगे आपको वॉल्यूम का फार्मूला पता ही है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, 4/3 πr³। आर भी है आपके पास। ठीक है, पाई की वैल्यू इसके अंदर नहीं गिवन है, पर हम इसके अंदर ले लेते हैं 22/7, 21/2, 21/2 और 21/2।
ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर लेना और क्यूबिक सेंटीमीटर में आपने आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, तो इसको मैं नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन पेपर में भी आपको खुद ही करनी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका कि सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशो। ये दोनों हमें गिवन है। ठीक है, कि एक कोन गिवन है हमारे पास। ठीक है, इसकी रेडियस गिवन है आपको। ठीक, रेडियस हमें गिवन है, गिवन रेशो में गिवन है, तो मैं इसको 4x ले लेता हूँ रेडियस को, और हाइट को ले लेता हूँ, स्लांट हाइट को 7x। ठीक है, तो ये 7x हो गया, ये हो गया 4x। ठीक है, इफ़ द कर्व सरफेस एरिया इज 792। ठीक है, हमें सभी को पता है कि कौन के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला पाई आर एल होता है, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 792। तो जब भी फार्मूले की वैल्यू गिवन हो, वॉल्यूम की या कौन के मतलब सरफेस एरिया की या कर्व सरफेस एरिया की, तो उसके सामने आपने पहला काम क्या करना है, उसका फार्मूला लिख देना है। ठीक है, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करने के लिए बोली हुई है। ठीक, आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 4x है, एल 7x है, 792। ठीक है, यहाँ से आपने इसको सॉल्व करना है। x से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 792, 7 दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में 22, 4 और 7 ये आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, इसको आपने अब सॉल्व कर लेना है। 7 से 7 कट गया, 4 से काट लेना है। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कटिंग करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे, कर लेते हैं एक बार, 4 1 4, 36, 8 और 22 7 जो 198 होता है। ठीक है, सॉरी 9 जा, तो ये आ गया 9, तो x स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, जिसका आंसर आता है 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। आप आगे निकाल सकते हैं रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21 क्या आ जाएगी स्लांट हाइट, दोनों आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको फार्मूलेस और बेसिक की नॉलेज है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 26 की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन हर बार ही रिपीट हो के आता है। गिव 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 2 और 3 का जो मुझे पता है डायरेक्टली कि 6 आएगा, फिर भी आपने एलसीएम ले लेना है, 6 आ गया। ठीक, दोनों के डिनोमिनेटर के सामने आपने 6 रख देना है। 3 2 जा 6 हो रहा, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2/6। 2 3 जा 6 था, तो 3 से कर दिया 3/6। अभी भी नहीं आ रहे तो आप इसको बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम से। डिनोमिनेटर आपका सेम आना चाहिए अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ये आ जाएगा 30, ऊपर आ गया 10, ये आ गया 30, इधर आ गया 15। तो इसके बीच में क्या है, 11/30, 12/30, 13/30। तो हमें 3 ही बोले थे, तो 3 हमने निकाल दिए, जो कि ईजी है। ठीक है, आप अपनी और भी मेथड है, जो ऊपर हमने एक फार्मूला क्वेश्चन किया था a+b/2, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बट आई सजेस्ट टू गो विद दिस मेथड। एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर सेम कीजिए और बीच में आपने लिख देने। ये ग्राफ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको क्या बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो बार ग्राफ आप सभी को आता है, इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। ठीक है, ABC क्या है, एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है, किसके ऊपर, C के ऊपर। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दी, A B और C पर राइट एंगल है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मिड पॉइंट, ये हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने, इस पर एक मिड पॉइंट है M ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। BC के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन बनाई गई। ठीक है, जो कि AC को D पर कट कर रही है। सिंपल सी चीज़ है। तो आपको ये प्रूफ करना है, आगे क्या बोला है, देन प्रूव दैट D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये जो D है ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि ये जब मिड पॉइंट थ्योरम का जो कन्वर्स है उसका यूज़ होने वाला है। अगर MAB का मिड पॉइंट है, यानी कि AM और MB इक्वल है, ये हमें गिवन है, और MD पैरेलल टू BC है, तो जो D होगा वो भी AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, कैसे आप रीज़न क्या लिखेंगे, बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, पर आपको यहाँ परपेंडिकुलर पैरेलल दिया होना चाहिए। ठीक है,
ये लाइन इसके पैरेलल है, तभी आप लिख सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एम डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, ये पेपर में आ सकता है। एम डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, मतलब ये जो डी है, ये एम डी है, वो ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर एम डी बी सी के पैरेलल है तो ये जो एंगल 1 है वो 2 है, वो इक्वल होंगे, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो अगर सी 90 डिग्री है तो डी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी। ठीक है, बात करते हैं थर्ड पार्ट की। सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, सी एम बोला है, तो सी एम नहीं है तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन करूँगा। ठीक है, अब अगली चीज़ आपको क्या करनी है, ए एम और सी एम को इक्वल प्रूफ करना है। वो कैसे करेंगे, आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा। ए डी एम, ट्रायंगल ए डी एम को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्रायंगल सी डी एम के। ईजिली कर सकते हैं। देखो ये एंगल 190 डिग्री है तो 3B 90 डिग्री होगा, एक चीज़ तो आ गई। ठीक है, डी एम और डी एम आपका क्या है, कॉमन है, या एम डी ए डी और डी सी आप इक्वल ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो। ठीक है, आपने ऊपर प्रूफ किया था क्योंकि ये डी मिड पॉइंट बताया पहले पॉइंट पार्ट में, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। कॉन्ग्रुएंट होने से हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए एम है वो सी एम के इक्वल है बाई सी पी सी डी। यहाँ तक हो गया। इसके आगे आपने क्या लिखना है कि एम क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर एम मिड पॉइंट है तो जो ए एम होगा वो हाफ ऑफ क्या होगा, ए बी होगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर ए एम सी एम के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं ना। ठीक है, तो अगर ए एम सी एम के इक्वल है तो जो ए एम है वो हाफ ऑफ ए बी होगा। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया हम उसको सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप कर लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर में आपको 100% देखने के लिए मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 9 की बात करते हैं। फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू ए। सॉल्यूशंस निकालने हैं इन सभी के। y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू b फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन निकालने हैं। पहले y 0 पुट कर लो, तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। 3x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2, तो सॉल्यूशन आ गया 2 और 0। जब आपने, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट की 0 तो x की आ गई 2। ठीक है, सिमिलरली जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो 2x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा 0 आपने ऐसे करके वैल्यू पुट करनी है सारी जो ऊपर गिवन है और सॉल्यूशंस निकाल लेने हैं, क्योंकि पेपर में आपके फाइंड 4 और 3 सॉल्यूशंस वाला क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ पर दी हुई है वैल्यू, आपको आपने वो पुट करनी है। नहीं तो अगर नहीं दी तो आप x को 0 ले लीजिए पहले, फिर y को 0 ले लीजिए, वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार x की वैल्यू 1 लेकर y निकाल लीजिए और एक बार y की वैल्यू 1 लेकर x निकाल लीजिए, तो आपके सॉल्यूशंस निकल जाएंगे। हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम भी आप बना सकते हैं, मैं ये क्वेश्चन नहीं अभी कर रहा। नाउ आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, फैक्टराइज करना है। ठीक, तो फैक्टराइज करने के लिए आपको पता है सिंपल सा कंसेप्ट है। ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा होगा, आप क्या करोगे, इसको बहुत बड़ी प्रॉपर्टी लगा दोगे, तीनों में a माइनस बी की होल क्यूब का फार्मूला लगाकर बहुत लेंथी क्वेश्चन कर दोगे। बेटर क्या करना है, आपने इसको लेट कर लेना है। लेट a इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। ठीक है, b इज इक्वल टू 3y माइनस 4z और c इक्वल टू 4z माइनस एक्स क्यूब। सिंपल सी चीज़ है। हमने एक चीज़ की होगी जहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हम इन तीनों को प्लस करके देख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी करके देख लेते हैं पहले। 2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 4z प्लस 4z माइनस 2x, 4z से 4z कैंसिल हो गया, 2x से 2x हो गया और 3y से 3y, तो ये 0 आ गया। जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का सीधा फार्मूला लगा सकते हैं 3abc।
ठीक है, हो गया आसान क्वेश्चन। अब 3a की वैल्यू आपके पास है 2x माइनस 3y, b की वैल्यू आपके पास है 3y माइनस 4z और c की वैल्यू आपके पास है 4z माइनस 2x। हो गए फैक्टराइजेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको बहुत बड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपने वैसे नहीं करना, आपने ऐसे करना। आपने दो नोटिस क्या करना है कि यहाँ पर तीनों ही a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बन रहा है क्या, तो आपने इस मेथड के साथ जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्या करना है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है, तो ये वाला भी 90 होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, 1 और 2, तो 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 1 का नाम क्या है, ROQ, और 2 का क्या है, ROP, ठीक है। बहुत 90 डिग्री आप लिख सकते हो, लीनियर पेयर से प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखनी है आपने चीज़, ROQ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ QOS, मतलब ये पूरे एंगल में से अगर ROS को मैं माइनस कर दूँ तो ये बचेगा, तो ROS, ठीक है। ROP को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब ROP इस और इस एंगल का सम है, तो ROS प्लस POS, इन दोनों को प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस माइनस ROS को मैं इस साइड ले जाता हूँ और POS को उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है। तो QOS माइनस POS, ये माइनस का ROS उधर जाकर प्लस का ROS हो जाएगा, 2 ROS हो गए, इक्वल टू QOS माइनस POS। अब इस 2 को आपने दूसरी साइड ले जाकर 1/2 में लगा देना है और यहाँ से हटा देना है, तो आपका आंसर हो गया प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि सबसे सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इधर भी ये 5 नंबर का ही होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना जरूर मत भूलें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ इट इज गिवन XYZ इक्वल टू 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYQ। इसको हम बाद में करते हैं, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, ठीक है। अ क्लॉथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एक क्लॉथ है जिसका एरिया कितना गिवन है, 165 स्क्वायर मीटर, इज शेप्ड इनटू फॉर्म अ कॉनिकल टेंट। इस क्लॉथ से हमने क्या बना दिया, कॉनिकल टेंट बना दिया, यानी कि ये जो कॉन का कर्व सरफेस एरिया है ना, वो अब क्लॉथ के एरिया के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जितना क्लॉथ था उसी से टेंट बना है, यानी कि πRL मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, 165 के, क्योंकि जितना कपड़ा था उसी से टेंट बना है। सिंपल सी चीज़ है। और टेंट वाली बात जब हम करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया लगाते हैं, तो 165 हमें गिवन है, तो πRL इसको इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसकी रेडियस हमें ऑलरेडी पता है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू आपको पता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एवरेज ऑक्यूपाइज 5/7 स्क्वायर मीटर ऑन द ग्राउंड। अब सबसे इजी सी चीज़ क्या है, देखो ये ग्राउंड की बात कर रहे हैं, टेंट से कोई लेना देना नहीं है। जब ये टेंट बनेगा तो जो कोन का बेस होता है ना, ये वाला, ये सर्कल शेप का होता है, तो आपको सर्कल का एरिया निकालना है। आपको कोन से कोई लेना देना नहीं है, तो आपने निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, जो कि होता है πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 5 गिवन है, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 550/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल इतना एरिया है और एक बच्चे का एरिया कितना है, 5/7, इससे हम डिवाइड कर देंगे। टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 स्टूडेंट, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 को जब मैं 550 से कट करूँगा तो 110 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्टूडेंट पूछा है ना, तो 110 स्टूडेंट्स इस टेंट के बेस में बैठ सकते हैं, ठीक है। पहले मैंने टोटल एरिया निकाला जो कि एक सर्कल का एरिया था। टोटल एरिया को एक स्टूडेंट के एरिया से हमने ऑक्यूपाइड से डिवाइड कर दिया, जो क्या है 110।
तो 110 स्टूडेंट इस टेंट के बेस पे बैठ सकते हैं, यानी कि ज़मीन पर इस टेंट के अंदर बैठ सकते हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या बोलिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। वॉल्यूम ऑफ द कॉन के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आप ऑलरेडी 550/7 निकाल चुके हो। ठीक है, और एच निकालना है आपको। अब एच कैसे निकलेगा, आपको पता है कि एल स्क्वायर का फार्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमारे पास एल ऑलरेडी यहाँ पर एल भी हमें निकालना पड़ेगा, जो कि आपका इस फार्मूले से निकलेगा पाई आर एल से। तो पहले एल निकाल लेते हैं, क्योंकि एच तभी निकल पाएगा जब हमारा एल होगा। ठीक है, तो 22/7, आर की वैल्यू 5 है, एल 165 आ गया। तो एल निकालना है तो 165 इंटू 7 और 22 इंटू 5, ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 33, 3 और 2, तो एल की वैल्यू आ जाएगी 21/2 मीटर। तो आपने इस फॉर्मूले में एल की वैल्यू निकाल कर आर की वैल्यू पुट करके और एल की वैल्यू पुट करके एच स्क्वायर निकाल लेना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एच की एक वैल्यू आएगी, तो आपने इसमें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में पुट कर देना है। एच यहाँ से आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आपने ऑलरेडी 550/7 निकाला था। ठीक है, वो वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका वॉल्यूम का फार्मूला भी, वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा जो कि इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो इसमें सारे फार्मूले लग रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। तो आपको पता है कि ए बी और सी गिवन है, सेमी पेरीमीटर निकाल लेना है a + b + c/2। ठीक है, यानी कि जब मैं 42 + 34 + 20 करूँगा डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो मेरा आ जाएगा 76 और 96 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 48 सेंटीमीटर। तो रूट हीरोस फार्मूला लगाकर s - a, s - b और s - c से मैं एरिया निकाल लूँगा। ठीक है, तो निकालने के लिए आपको क्या पता है, s 48 है, a की वैल्यू 48 - 42, b की वैल्यू 48 - 34, c की वैल्यू 48 - 20। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, 336 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, 48 × 6 × 14 × 28। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर ये आएगा। कर लीजिए। आगे क्या पूछा इन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। जैसा क्वेश्चन हमने ऊपर किया था वैसे ही सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को, जो एरिया आया था हमारा 336 जो एरिया आया था, लॉन्गेस्ट साइड को बेस ले लेना है 42 को और हाइट निकाल लेनी है। ठीक है, h 336 इंटू 2/42 सॉल्व कर लेना है 21 से। 21 से इसको अगर मैं कट करूँगा 1 और ये जाएगा 6, तो h की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कहीं मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए प्लीज़। जो भी क्वेश्चन आप देखते हैं प्लीज़, ये सैम्पल पेपर आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस कराने के लिए दिए जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन फाइनल में सारे के सारे आ जाएं। ठीक है, बट हाँ, आप बेसिक जरूर सीख जाएंगे कि आपको करना क्या है। और वाला पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड्स आर। सेम क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल। ये मैं नहीं करवा रहा, ऊपर वाले क्वेश्चन की कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। If x - 3 and x - 1/3 are the factors of this equation, then show that p is equal to r। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, x - 3 फैक्टर है तो x की वैल्यू एक बार आपने 3 पुट कर लेनी है, इक्वल टू 0 रख के, और एक बार x की वैल्यू आपने क्या करनी है, 1/3 करनी है। तो मैं पहले 3 पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन में x की जगह। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9p + 15 + r। ठीक है, सही है, यहाँ तक आ गया, जो कि इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि सोल्यूशन है इसका 3, तो इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। यहाँ से मैं 9p + r = -15 ले सकता हूँ। इसको ले लिया इक्वेशन 1। अब मैं इसको 1/3 पुट कर लेता हूँ एक बार, +r = 0। तो ये p/9 5/3 + r = 0। 9 और 3 का एलसीएम हमारा 9 ही आएगा। तो p और 3 5 जो कितना होता है 15 + 3r 9r = 0।
यहाँ से आ जाएगा p प्लस 15 प्लस 9r, जब इस 9 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन क्या आ गई मेरी, p प्लस 9r इज इक्वल टू -15। अब ये दोनों साइड -15 है, इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि अगर दोनों साइड 15 है तो अब ये दोनों इक्वल हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 9p प्लस r को मैं किसके इक्वल कर सकता हूँ, p प्लस 9r के। ठीक है, p को इधर ले जाओ, r को इधर ले जाओ, 9p माइनस p इज इक्वल टू 9r माइनस r, 8p इज इक्वल टू 8r, 8 से 8 कैंसिल आ गया, p इज इक्वल टू r। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आपने 3 पुट करनी है, एक बार 1/3 पुट करनी है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है और सॉल्व कर लेना है, जिससे आपका आंसर ईजिली आ गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज़ फोकस ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पेपर में फाइनल में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है, स्पेशली जो 5 नंबर वाले CBQ या बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 5 नंबर का क्वेश्चन है और आप पता नहीं कहीं इसको मुश्किल ना बना दें, इसलिए मैंने करके दिखा दिया। अब बात करते हैं CBQ क्वेश्चन की। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अजय इज राइटिंग अ टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आंसर करेक्ट है तो +1 हो जाएगा। वाइल 1/4 मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अगर गलत है तो -1/4 हो जाएगा। ठीक है, अजय न्यू आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। जनरली हमारे साथ भी होता है कि अगर हमें कोई MCQ वाला पेपर आता है और हमें नहीं आता है तो कुछ आते हैं तो उसको टिक कर देते हैं और कुछ नहीं आते तो हम तुक्का मार देते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, इफ़ यू आंसर 110 क्वेश्चन एंड गॉट 80 मार्क्स। ठीक है, अगर उसने 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, और उसको 80 मार्क्स मिले हैं, एंड आंसर टू ऑल द क्वेश्चन 80 मार्क्स एंड आंसर टू ऑल द क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर्स करेक्टली। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, देखो हम क्या कर लेते हैं। जो अजय को पता थे x, ठीक है, हमने लेट कर लिया कि वो x है। ठीक है, और जो उसने तुक्का मारा वो था y, यानी कि टोटल मिलाकर उसने 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। पहली चीज़ ये क्वेश्चन बन गई। ठीक है, आगे उन्होंने क्या बोला है कि इफ़ ही आंसर्ड 110 क्वेश्चन, दोनों मतलब जो उसको आते थे और जो उसको तुक्का मिलाकर, गॉट 80 मार्क्स। ठीक है, एंड आंसर टू ऑल द क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग। जितने भी क्वेश्चन उसने गेस किए थे वो सारे के सारे क्या थे, गलत थे। तो ये बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस का करेक्टली आंसर दिया है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, आपको ये पता होना चाहिए कि जो, एक मिनट इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझाना आसान हो जाए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट आप समझ जाएंगे और आई होप कि ये क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, अब मान लो उसको x क्वेश्चन आते थे, ठीक है, x आते थे और y नहीं आते थे, जो उसने तुक्के मारे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि x, ठीक है, प्लस 14y इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, अब ये कैसे लिखा मैंने, ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे लिख दिया, तो आप इसको सिंपल सा तरीका देखिए। 80 आना चाहिए, है ना। 80 कैसे आएगा, जब हमें ये पता होगा कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन बना लिया x प्लस वाई इक्वल टू 110 कि टोटल 110 है। ठीक है, अब 110 में से आप सिंपल सा तरीका लगा लीजिए कि इसके कितने क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं या कितने गलत होंगे, कैसे पता लगेगा, है ना। तो इन दोनों को करने के बाद जो इसका आंसर आया वो आए, मार्क्स आए वो 80 आए। ठीक है, तो हमने क्या लिख लिया, x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 80। ठीक, इक्वेशन ये बन गई। ठीक, और एक हमारी बन जाएगी, जब मैं इसको लिखूँगा 4 से अगर मैं इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में करते हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा। मैं अभी 36 से पहले 37 कर लेता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। इन अ फॉरेस्ट अ बिग ट्री गॉट ब्रोकन ड्यू टू हैवी रेन एंड विंड। एक बड़ा पेड़, ऐसे पेड़ था, एक हवा से टूट गया। ठीक है, ड्यू टू दिस रेन द बिग ब्रांचेस ए बी, ठीक है, ये ए बी है, ए बी, एंड ए सी विथ लेंथ 5 मीटर फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर टच कर गई। ब्रांच ए सी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो जो ए सी ब्रांच है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है।
ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं इमेज में कि यहाँ पर जो एंगल 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, विद द मेन ट्री ए पी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम पी इज़ 4। ठीक है, ये जो बी का डिस्टेंस है फ्रॉम पी ये 4 है। यू कैन ऑब्जर्व ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। शो दैट ट्रायंगल ए सी पी एंड ए बी पी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ए सी पी और ए बी पी अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा, 1 और 2 इक्वल आ गया। पहले हम आसान आसान चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, ए बी और ए सी ये ऑलरेडी इक्वल गिवन है, एंगल 1 और एंगल 2 हमने ऑलरेडी बता दिया 90 डिग्री है, और ए पी और ए पी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तीन चीज़ें आ गई, तीनों चीज़ें मतलब आर एच एस के साथ हम आर एच एस का यूज़ करके इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दूसरी की। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए सी पी। ए सी पी, ठीक है, तो ए सी पी निकालना बहुत इजी क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल ए सी पी अगर हम बात करें ये 90 डिग्री है, हमें पता है। ठीक है, ये 30 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम ट्रायंगल की लगा दें तो 90 और 30 कितना होता है 120। 180 में से अगर हम 120 माइनस कर देते हैं तो मेरा ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए पी। बी ए पी, बी ए पी ये वाला एंगल निकालना है। सिंपल सी चीज़ है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, अगर ये हमारा 60 है ये भी 60 होगा, तो वो कितना आ जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था इसके अंदर, जब हम एंगल बी ए पी की बात कर रहे हैं तो बी ए पी भी कितना आएगा 30 डिग्री, इसके इक्वल ही आएगा। मैंने आपको रीज़न बता दिया, एक बार फिर से समझ लीजिए अगर कन्फ्यूज़न हुई है। देखो ये 30 है, ठीक है, ये 90 था, ये मैंने बता दिया कि ये हो गया 60। अब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे इक्वल। ये 90 है तो ये भी 90 होगा, फिर वही एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा 30। आसान सा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द ट्री। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, एक सेकेंड, एक तो हमें क्या क्या प्लस करना होगा, हमें एक तो प्लस करना होगा ए पी। ए पी के अंदर हमें किसी भी ए बी या ए सी को प्लस करना है। ठीक है, तो ए पी और ए सी तो हमें पता है कि 5 मीटर ऑलरेडी गिवन ही है हमें, तो हमें ए पी निकालना है। ठीक है, ए पी कैसे निकालेंगे, अगर मैं ट्रायंगल ए सी पी की बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ए सी हमें पता नहीं है कि निकालना है। ठीक है, कितना हमें नहीं पता, ए पी हमें पता है 5 है। ठीक है, और अगर ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, ऑब्वियसली अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी 4 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 4। ठीक है, ए सी स्क्वायर, ए पी की वैल्यू हमें चाहिए ए सी। ठीक है, हमें ए सी की वैल्यू पता है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, हमें ए सी की वैल्यू पता है, दोबारा कर लेते हैं एक बार। हमें ए सी की वैल्यू पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए पी प्लस पी सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमें पता है 5 स्क्वायर है, ए पी की वैल्यू हमें नहीं पता है, मैंने क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसको रब नहीं किया तो मैं बी समझ बैठा। ए पी हमें निकालना है, तो ए पी पी सी अगर ये 4 है तो पी सी भी 4 होगा, ऑलरेडी गिवन है। तो इफ 25 आ गया, पी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 आ जाएगा, और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 9 पर, जो कि मेरा आ गया 3 मीटर। तो ए पी 3 मीटर है, ए सी मेरा 5 मीटर है, टोटल जो लेंथ हो गई वो कितनी आ गई हमारी 8 मीटर। क्योंकि ये वाली जो ब्रांचेस है वो इस पेड़ से ही टूट के गिरी थी, तो अगर ये पेड़ पूरा ऐसे था, इतनी टूट कर ऐसे गिर गई, तो इसकी हाइट प्लस इसकी हाइट मुझे दोनों चाहिए। ठीक है, तो निकल गई, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Read the following text carefully and answer the questions carefully that follows. There was a circular park in a defense colony at Delhi. For fencing purpose, poles A, B, C, D लगाए हुए हैं, were installed at the circumference of the park. Ram tied wires from A to B, ठीक है, B to C,
जैसा आपको दिख रहा है A to B, B to C, C to D, ठीक है। एंड ही मैनेज टू मेजर एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक है। उसने जब ये वायर लगाई तो उसने ये देखा कि जो एंगल A है वो 100 डिग्री है, ठीक। पॉइंट O इन द मिडल ऑफ द पार्क इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, नेम द क्वाड्रिलेटरल ABCD सो फॉर्म्ड। तो जब भी ऐसे सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल बना जिसके चारों वर्टिसेस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे होते हैं तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि चारों वर्टिसेस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? अगर एंगल A 100 है, ठीक है, ठीक, तो C क्या होगा? एंगल A प्लस एंगल C हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। A 100 है तो C कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100, ठीक है। तो C आ गया 80 डिग्री, ठीक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल B? ठीक है, D अगर हमारे पास 80 है तो ये कितना हो जाएगा? 100, वही सेम रूल लगकर, ठीक है। तो B की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको वैसे बता देता हूँ कि इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑल द 4 वर्टिसेस, मैंने आपको बता दिया कि चारों वर्टिसेस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर होंगे, मतलब सर्कल के ऊपर होंगे। द 4 साइड्स ऑफ द इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल आर द 4 कोर्ड्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये जो चारों साइड होंगी क्वाड्रिलेटरल की, ये सर्कल की चारों ही क्या होनी चाहिए? कोड होनी चाहिए। और ऑपोजिट एंगल का सम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर जो अजय वाला जो क्वेश्चन था, एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से कर लें। इसके आने के चांसेस क्योंकि बहुत रेयरली है, फिर भी हम किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्वेश्चन है, अजय इज राइटिंग अ टेस्ट विच कंसिस्ट ऑफ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर वाइल 1/4 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। अजय न्यू आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग। इफ़ यू आंसर 110 क्वेश्चन एंड गोट, ठीक है। अब पूरी हम चीज़ें इसके पढ़ चुके हैं, फिर भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक, कि टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, ठीक है। अब एक सिंपल सा तरीका है गैसिंग की, अगर हम भी एक गैसिंग की बात करें, ठीक है। टोटल 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ठीक, तो कितने गलत होंगे ये कैसे पता चलेगा? टोटल हमने पहले डिस्कस किया था कि x प्लस वाई हमारा आ गया 110, जो उसको आते हैं और जो उसको नहीं आते हैं, ठीक है। तो आगे हमें करना क्या है कि जितने उसने गैस किए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? बताया था कि अगर क्वेश्चन ठीक है, जो उसको आते हैं तो +1 मिलेगा, अगर नहीं आते हैं, नहीं आने वाले y हैं, यानी कि -1/4 होगा, ठीक। तो टोटल मार्क्स उसको कितने मिले? 80। टोटल मार्क्स आएगा कैसे? जितने उसको आते हैं वो सारे सही होंगे, x × 1, ठीक है। और जितने नहीं आते हैं वो क्या है? नहीं आते y हैं, उसके कितने डिडक्ट होंगे? उसके 1/4, ठीक है। नहीं आने वाले के मैंने 1/4 कर दिए, ठीक। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो x - y/4 = 80, ठीक है। तो 4x, जब मैं एलसीएम लूँगा 4x - y = 320, ये मेरी इक्वेशन बन गई 4x - y = 320, ठीक है, जो मैं वहाँ बना रहा था, ठीक है। अब आपके पास 2 इक्वेशन है, ठीक। एक आपके पास है x + y = 110, और आपके पास एक इक्वेशन आ गई 4x - y = 320। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू मुझे निकालनी है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 110 - x। जब मैं x को उधर ले जाऊँ, इसी वैल्यू को मुझे इस इक्वेशन में पुट करना है। 4x - y = 320 में मुझे y की जगह पुट करना है 110 - x, ठीक है। 4x - 110 माइनस को जब मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 320, ठीक है। 4x और +1x कितना हो गया? 5x। 320 में जब 110 प्लस करूँगा मैं ले जाकर, तो यह आ जाएगा मेरा 430, और x की वैल्यू के लिए 5 से मैं क्या करूँगा? डिवाइड करूँगा, तो मेरा आ जाएगा 86, ठीक है। तो उसको 86 क्वेश्चंस आते थे,
सिंपल सा क्वेश्चन है कि उसको 86 क्वेश्चन आते थे और कितने नहीं आते थे, उसको 24 क्वेश्चन नहीं आते थे। रीज़न क्यों? क्योंकि उसने टोटल 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से 86 आते थे, तो कितने बचे? 24। अब आप अपना आंसर चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। देखो 86 के करेक्ट है 1 मार्क्स मिले तो 86 मार्क्स मिल गए। 24 गलत थे तो 24 का 1/4 कितना होता है? 6, तो 6 कर दिए माइनस, तो उसको टोटल कितने मार्क्स मिले? 80। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन और था कि किस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि आपको क्लियर हो जाए, तो आई थॉट कि इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू। ठीक, इफ़ यू आंसर 110 क्वेश्चन एंड गॉट 80 मार्क्स एंड आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड हाउ मेनी, ये तो ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है। इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग एंड आंसर 80 क्वेश्चन करेक्टली, देन हाउ मेनी मार्क्स ही गॉट। अगर 80 क्वेश्चन करेक्टली उसने दिए तो करेक्टली का 1 था मार्क्स, तो 80 मार्क्स हो गए। लेकिन गलत कितने हुए? 30। ठीक है, क्योंकि टोटल 110 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए, अगर 80 सही हैं 30 गलत हैं, तो 30 इंटू 1/4, क्योंकि जितने गलत हैं उसके 1/4 कटेंगे, जो कि हमारा होता है 7.5। ठीक है, 80 में से 7.5 को आपने क्या करना है? माइनस कर देना है, जो कि आएगा 72.5। ठीक है, तो उसको 72.5 मार्क्स मिलेंगे। आसान सी चीज़ है कि जितने आपको ठीक है उसको इंटू 1 करना है, और जितने आपके गलत हैं इंटू 1/4 करके माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, ईजीएस्ट क्वेश्चन था। तो हमने मैक्सिमम सभी क्वेश्चन इस पेपर के अटैम्प्ट कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। शायद एक क्वेश्चन हमने और कोई भी ऊपर छोड़ा था, कौन सा क्वेश्चन था वो, ताकि उसको भी हम डिस्कस कर लें। तो ये क्वेश्चन हमने एक और छोड़ा था, इसको भी कर लेते हैं हम। इफ is given that angle XYZ is equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ. तो ये क्वेश्चन हमें करना है। पहले तो इसकी हमें फिगर बनानी है। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए। ठीक है, एक एंगल एक्स वाई जेड है जो 60 डिग्री, पहले मैंने एक्स वाई जेड बना लिया, एक्स वाई जेड, ये कितना है? 64 डिग्री। एक्स वाई को आगे प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, टू पॉइंट पी, इसको मैंने पी तक प्रोड्यूस कर लिया है। ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू, एक वाई क्यू रे है, ठीक है, बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। देन फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ठीक है, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपने करना कैसे है देख लो। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसको भी एक्स ले लेता हूँ, इसको भी एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अगर ये दोनों एक्स हैं तो लीनियर पेयर से एक्स प्लस 64 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। 2x प्लस 64 हो गया 180 डिग्री। 2x 64 को मैं उस साइड ले जाकर डिवाइड माइनस करूँगा तो 64 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 116। ठीक है, तो जब x की वैल्यू निकालूंगा तो 116 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 58 डिग्री। तो x की वैल्यू मेरी 58 हो गई, ये भी 58 हो जाएगी, ये भी 58 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है हमसे? एक्स वाई क्यू। देखो एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल 58 और 64 को मिलकर बना है, तो आपने प्लस कर लेना है 58 और 64 को। ठीक है, तो जब आप 58 और 64 को प्लस करेंगे तो 122 डिग्री आएगा। पहला आ गया हमारा। दूसरा क्या है? एंगल क्यू बाई पी। क्यू बाई पी के लिए कलर ले लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। क्यू वाई पी, ये वाला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ब्लैक से ले लेते हैं ताकि ईजी हो जाए। ये वाला एंगल क्यू वाई पी, ठीक है, रिफ्लेक्स क्यू बाई पी पूछा है। ये वाला क्यू बाई पी हम ऑलरेडी 58 निकाल चुके हैं, हम ये वाला एंगल पूछ रहे हैं रिफ्लेक्स। तो 360 में से आपने 58 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, तो वही आपका रिफ्लेक्स आ जाएगा। आई होप कि बहुत ईजी है, आप कर सकते हैं। 302 डिग्री आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बट क्या है कि पेपर में इसके भी आने के पूरे चांस है। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।